नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उसकी कड़ी में पार्ट 33 लेकर हम आपके समक्ष आज हाजिर हैं। इस भाग में यानी इस पार्ट में टोटल 21 प्रश्न हैं। ये सभी 21 प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं अथवा उन्हीं परीक्षाओं से संबंधित उन्हीं प्रश्नों के दूसरे प्रश्न हैं जो नेक्स्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से, नेक्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपको लाभकारी हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज का भाग शुरू करें उसके पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन दबाएं और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो आप जैसे हम अपलोड करें वैसे ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाए और आप स्वयं लाभान्वित हो सकें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हों। तो दोस्तों, आज के हम जो कड़ी है भाग 33 21 प्रश्नों की श्रृंखला, तो आइए देखते हैं कि ये 21 प्रश्न कौन कौन से हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न ये रहा। सहसंबंध है। सहसंबंध क्या है? ये प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की परीक्षा में एक बार। तो सहसंबंध है ये क्या है? तो ये एक आनुपातिक मान है। तो आनुपातिक मान कैसे कह सकते हैं हम? डाउनी एवं हेथ ने कहा है, सहसंबंध मूलतः दो चरों के बीच संबंधों का मान है। दो चरों के बीच संबंधों का मान है, ये आप जानते भी हैं। सहसंबंध यदि आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि क्या है सहसंबंध। दो चरों के बीच जो संबंध होता है उसका मान है ये। इसलिए हम कह सकते हैं कि सहसंबंध आनुपातिक मान है। प्रश्न क्रमांक 2 है, सामान्य प्रायिकता वक्र में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में +1 सिग्मा से -1 सिग्मा के मध्य कितने प्रतिशत जनसंख्या होती है? तो वो होती है 68.26 68.26 +1 सिग्मा से -1 सिग्मा के मध्य। प्रश्न नंबर 3 है, +2 सिग्मा एवं -2 सिग्मा के मध्य जनसंख्या का प्रतिशत कितना होता है? अगर पूछा जाए तो 95% 44 95.44% जनसंख्या जो होती है +2 सिग्मा से -2 सिग्मा के बीच होती है NPC में, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है, +3 सिग्मा एवं -3 सिग्मा के मध्य जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो वो है 99.74 99.74% होता है। ये 100% नहीं होता, क्योंकि आप देखते हैं दोनों छोरों पर जो कर्व होता है वो x अक्ष को नहीं छूता है, उठा हुआ रहता है हमेशा। तो अनंत स्पर्शी होता है वो। प्रश्न क्रमांक है 5, आंकड़ों के विवरण में जिनकी लंबी पूंछ बाईं तरफ विस्तारित रहती है। आंकड़ों के विवरण में जिनकी लंबी पूंछ बाईं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में विस्तारित होती है तो कहलाती है, वो है जब लेफ्ट में होती है लंबी पूंछ तो वो होता है ऋणात्मक वैषम्य। ये सभी प्रश्न
किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, कौन सी मापनी शिक्षा में कम प्रयुक्त होती है? तो ये है नामित मापनी। नॉमिनल स्केल शिक्षा में बहुत कम प्रयुक्त होता है। अब है प्रश्न क्रमांक 7, व्यवहार तकनीकी शब्द। व्यवहार तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यदि यह पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर लिखेंगे स्किनर। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षण के प्रतिमानों के प्रणेता किसे माना जाता है? शिक्षण प्रतिमानों के टीचिंग मॉडल के प्रणेता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हम स्किनर देंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्देशन क्यों दिया जाना चाहिए, क्यों दिया जाता है? तो ये है आत्मनिर्देशन हेतु बढ़ता उत्तरदायित्व। माने आत्मनिर्देशन, निर्देशन का उद्देश्य होता है कि बच्चे अपने पैरों पे स्वयं खड़े होकर के अपना काम करें। आत्मनिर्देशन हेतु बढ़ता उत्तरदायित्व, स्वयं के लिए निर्देशित करने का उत्तरदायित्व बच्चे में आ जाए, तो निर्देशन का मुख्य उद्देश्य यह होता है। अब है प्रश्न क्रमांक 10, समूह निर्देशन तब सफल माना जाता है जब समूह समरूप हो। समूह निर्देशन कब सफल माना जाता है? जब समूह समरूप हो। प्रश्न क्रमांक 11 है, व्यावसायिक निर्देशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो वो है मायर्स। व्यावसायिक निर्देशन, ये ध्यान रखिए, व्यावसायिक निर्देशन शब्द का अगर सबसे पहला प्रयोग किसने किया पूछा जाता है तो इसका उत्तर है मायर्स। प्रश्न क्रमांक 12 है, व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो उचित व्यवसाय का चयन, उचित व्यवसाय का चयन के लिए भी निर्देशित किया जाता है, निर्देशन दिया जाता है, गाइडेंस किया जाता है, और इस व्यवसाय के लिए तैयार करना भी निर्देशन के विषय क्षेत्र में आता है। प्रवेश दिलाना, जिसके लिए उस निर्देशन दिया गया, जिस चीज़ के लिए, उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र में, उस कक्षा में, उस विषय में प्रवेश दिलाना भी निर्देशन के अंतर्गत आता है। चयनित व्यवसाय में विकास, जिस व्यवसाय का चयन किया गया है उस व्यवसाय में विकास करवाना भी व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक है 13, ऐसी परामर्श देने की स्थिति जिसमें परामर्शदाता एक प्रमुख भूमिका निभाता है कहलाता है, तो वो है निर्देशात्मक परामर्श। पुनः देख लीजिए, निर्देशात्मक परामर्श क्या है? ऐसी परामर्श देने की स्थिति, परामर्श देने की ऐसी स्थिति जिसमें परामर्शदाता एक प्रमुख भूमिका निभाता है, वो है निर्देशात्मक परामर्श। प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 14 है, वह परामर्श जो छोटे समूह के अंतर्गत अंतःक्रिया पर आधारित गहन और वैयक्तिक तरीके से संपन्न होता है, वो है समूह परामर्श। समूह परामर्श, ग्रुप काउंसलिंग। तो वह परामर्श जो छोटे समूह के अंतर्गत अंतःक्रिया पर आधारित गहन और वैयक्तिक तरीके से संपन्न होता है,
वो है समूह परामर्श। प्रश्न नंबर 15 है, समूह परामर्श के अंतर्गत छात्र संख्या कितनी हो सकती है? ये बहुत बड़ी चीज है। समूह परामर्श जहां पर ग्रुप काउंसलिंग की बात आती है, परामर्श तो वास्तव में दो लोगों के बीच में होता है, लेकिन जहां पर बात आती है समूह परामर्श की, तो फिर उसमें 2 से 6 के बीच संख्या हो सकती है। अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि परामर्श कितने लोगों के बीच संपन्न होता है, तो परामर्श मात्र 2 लोगों के बीच में संपन्न होता है, परामर्शदाता और परामर्शग्राही। लेकिन यदि एक कॉन्सेप्ट है समूह परामर्श का, तो समूह परामर्श में छात्र संख्या अधिकतर छोटा समूह हो, छोटा समूह यानी 2 से 6 व्यक्तियों से ज़्यादा उस समूह में न हो। तो छोटे समूह के अंतर्गत अंतःक्रिया स्थापित की जा रही हो, गहन तरीके से और वैयक्तिक तरीके से। जैसे 6 लोग हैं तो परामर्शदाता व्यक्तिगत तरीके से, चूंकि परामर्श वैयक्तिक होता है, इंडिविजुअल होता है परामर्श में परामर्शदाता सभी को साथ में नहीं दे सकता है, परामर्श साथ में देना निर्देशन हो जाएगा। परामर्शदाता पहले इसको देगा अकेले, फिर इसको अकेले इंडिविजुअल, फिर इसको इंडिविजुअल, फिर इसको इंडिविजुअल, फिर इसको इंडिविजुअल, फिर इसको इंडिविजुअल, माने व्यक्तिगत होता है। और 2 परामर्शदाता जो है परामर्शग्राही से अंतःक्रिया स्थापित कर रहा हो, गहन और वैयक्तिक तरीके से। अब समझ में आ गया होगा आपके कि समूह परामर्श हो सकता है, लेकिन उसमें जो आदान प्रदान होगा वो 2 लोगों के बीच में ही होगा, व्यक्ति 6 हो सकते हैं। अब आपको समूह परामर्श समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 16 है, बेंजामिन एस ब्लूम दैट इज BS ब्लूम के 3 शैक्षिक उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है मनोक्रियात्मक। इसको हमने इसलिए रख दिया, इसी से मिलता जुलता कभी कभी रख देता है कि कौन सा नहीं है। तो एक क्वेश्चन मैंने देखा था दोस्तों, उस क्वेश्चन में भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, मनोक्रियात्मक, और एक कोई और था, मैंने देखा था, उसको ध्यान नहीं आ रहा है तो देख लीजिएगा। मनोक्रियात्मक होता है संज्ञानात्मक और भावात्मक। यदि इसके अतिरिक्त है तो उसी में टिक करना है आपको। प्रश्न नंबर 17 है, व्यावसायिक प्रशासन के सामान्य सिद्धांत के जनक। तो व्यावसायिक प्रशासन के सामान्य सिद्धांत के जनक हैं हेनरी फेयोल। और हेनरी फेयोल ने, अगला प्रश्न है, हेनरी फेयोल ने कितने सिद्धांत बताए हैं? तो वो है 14। प्रश्न नंबर 19 है, व्यावसायिक प्रबंधन का वैज्ञानिक सिद्धांत की अगर बात किया जाए तो इसके जनक हैं टेलर। प्रश्न नंबर 20 है, लोक प्रशासन का मानव संबंध सिद्धांत के प्रतिपादक, मानव संबंध सिद्धांत के प्रतिपादक एल्टन मेयो, मानवीय सिद्धांत भी कहा गया उसको। और अब है प्रश्न नंबर 21, मैरी पार्कर फॉलेट का संबंध है। तो प्रशासन के मानव संबंध सिद्धांत की समर्थक महिला है ये। प्रशासन के मानव संबंध सिद्धांत की समर्थक महिला का अगर नाम आता है तो मैरी पार्कर फॉलेट का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो दोस्तों इसको दोस्तों आप देख नहीं पाए हैं, एक बार पुनः देख लीजिए। व्यावसायिक प्रशासन के सामान्य सिद्धांत के जनक हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने कितने सिद्धांत बताए हैं? तो 14। व्यावसायिक प्रबंधन का वैज्ञानिक सिद्धांत तो टेलर ने दिया है। लोक प्रशासन का मानव संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो ने दिया है। और यदि मानव संबंध सिद्धांत की समर्थक महिला का अगर नाम लिया जाए तो मैरी पार्कर फॉलेट का नाम
वहाँ पर लेना चाहिए। उसका उत्तर यही है कि प्रश्न अगर ऐसा पूछता है मैरी पार्कर फॉलेट का संबंध है तो प्रशासन के मानव संबंध सिद्धांत की समर्थक महिला के रूप में। तो दोस्तों आज हमारे 21 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे संपन्न होती है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे जैसे ही हम अपने वीडियो को अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए, आप लाभान्वित हो सकें। आप अपने मित्रों को भी अपने वीडियोज़ को शेयर करें जिससे कि वो भी लाभान्वित हो जाएं। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम इस श्रृंखला को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपको पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।